एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगी और ज्योमेट्रिक मेरिडियन होगी, किसी भी पॉइंट पे उसके बीच में एंगल होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और उस पॉइंट से जो प्लेन बनाओगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगी, तो उस पॉइंट से जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन में रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स एक प्लेन में, मेरे दोनों कंपोनेंट्स एक ही प्लेन में आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल आएगा एक वर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान से देखनी है। ये अगर अर्थ है, ये अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये अगर मैग्नेटिक साउथ है, बेटा ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। तो अब यहाँ पे जाओगे इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, तो ध्यान रखना एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों कर रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल होगा बेटा यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो जैसे हम फ्लैट पे देखते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन, बेटा इस पॉइंट पे नॉर्थ की डायरेक्शन टेंशन, इस पॉइंट पे नॉर्थ की डायरेक्शन टेंशन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चलना है, ये स्फीयर है। तो आपको सर्कल सिस्टम में काम करना है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ध्यान रखना, तो दिस implies horizontal component in general points towards magnetic north। बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ पे आ गए तो वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे जीरो होगा, बाकी हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड नहीं रहेगी। अभी हम एक चीज देख रहे थे, ये अर्थ है, ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहती है, बेटा इस एंगल को बोलते हैं डेप्थ, इस एंगल को बोलते हैं डेप्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में रहती है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ध्यान रखिएगा इस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एंगल ऑफ डिप कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हमने जो डिस्कस किया था लास्ट में, तो हमें देखना है एंगल ऑफ डिप कैसे मेजर किया जाता है। तो बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एंगल ऑफ डिप मेजर कैसे किया जाता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अर्थ के एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन एक आएगी, वर्टिकल प्लेन से इन्फिनिट आएगी। बेटा ये प्लेन भी वर्टिकल आएगी, ये प्लेन भी वर्टिकल आएगी। तो इस लाइन से जितनी प्लेन्स जाएंगी वो सारी वर्टिकल प्लेन्स होंगी। तो किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही होती है, वर्टिकल प्लेन्स इनफाइनाइट होती है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड वहां से अर्थ के सेंटर, तो वर्टिकल प्लेन्स इनफाइनाइट आएंगे। प्रोजेक्टाइल में भी याद किया होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो एक रहती है, वर्टिकल प्लेन्स इनफाइनाइट आएंगे। उनमें से एक वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी प्लेन में रहती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो अगर एक कंपास रखते हैं, तो ये नॉर्थ पोल है कंपास का, ये साउथ पोल है। तो इस पे फोर्स ऐसे पड़ेगी, इस पे ऐसे पड़ेगी, तो नीडल कैसे अलाइन कर लेगी? अलोंग हॉरिजॉन्टल फील्ड। नीडल कैसे अलाइन कर लेगी? अलोंग हॉरिजॉन्टल फील्ड। अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ये देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी प्लेन है? यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से आएगा, यहाँ पे रहेगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल आएगा थीटा। मैग्नेटिक मेरिडियन याद रखना वर्टिकल प्लेन आएगी। तो अगर कंपास को ऐसे रख लेता हूँ, कंपास प्लेन रोटेट करेगी, तो कंपास की नीडल पे कौन से कंपोनेंट की फील्ड इफेक्ट करेगी? जो कंपास की प्लेन में फील्ड है, वो इसको इफेक्ट करेगी। कंपास की प्लेन की जो नॉर्मल फील्ड है वो उसको रोटेट नहीं करा सकती। तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास की प्लेन में, तो कंपास कैसे अलाइन हो जाएगा? ऐसे। तो कंपास कैसे अलाइन हो जाएगा? ऐसे। तो कंपास को अगर ऐसे रखेंगे, ये कंपास की नीडल ऐसे लाइन होगी, तो एक प्लम लाइन से कुछ लटका देंगे, तो वर्टिकल लाइन ऐसे आएगी, ये आएगा एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप कैसे नापते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ टू मेजर एंगल ऑफ डिप। तो अगर ये देख लिया तो इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर हमने ये देख लिया इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे।
measurement of angle of dip using dip सर्कल। बेटा डिप सर्कल कंपास होता है, उसके एक सर्कुलर स्केल होता है, डिप कंपास को सर्कुलर मानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी पॉइंट पे एक प्लम लाइन लटकाएंगे, एक प्लम लाइन लटकाएंगे किसी भी पॉइंट पे, तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन मिल जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी कंपास में ऐसे भी रखो, कंपास को ऐसे भी रोटेट करो इस साइड के रोड, तो ध्यान रखना ये वर्टिकल प्लेन है, ये कंपास है, कंपास को इस साइड से रोटेट करो, ये सारी वर्टिकल प्लेन्स पर रहेंगी, ये सारी वर्टिकल प्लेन्स पर रहेंगी। तो अभी देखते हैं लेट द डिप सर्कल बी प्लेस्ड इन a vertical plane, in a vertical plane that is magnetic meridian at that point, तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी ये आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा एंगल ऑफ डिप। तो अगर इसी प्लेन में डिप सर्कल रखेंगे, बेटा डिप सर्कल पे हम क्या करते हैं, ये जीरो को नीचे रखते हैं, यहाँ पे एंगल्स मार्क होते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री, इस पे एंगल की डायरेक्शन होती है, और एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और एक मैग्नेटिक नीडल होती है। तो ये मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में, तो मैग्नेटिक नीडल कैसे अलाइन कर लेगी, ये मैग्नेटिक नीडल कैसे अलाइन कर लेगी, बेटा ये मैग्नेटिक नीडल अलाइन कर लेगी जनरल। सो if the dip circle is placed, if the dip circle is placed in magnetic meridian, if the dip circle is placed in magnetic meridian, needle aligns with Earth's magnetic field, and its angle with vertically downwards is angle of dip, and its angle with vertically downwards is angle of dip, is angle of dip. It will be this angle of अब बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं डिप सर्कल को इस वर्टिकल एक्सिस को 90 से रोटेट कर दूं तो ये नीडल कैसे अलाइन करेगी, अभी कुछ क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। नाउ if dip circle, now if dip circle is rotated by 90 degree about the vertical axis, needle points vertically downwards y। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा, ये डिप सर्कल यानी कि कंपास, हॉरिजॉन्टल फील्ड भी इसकी प्लेन में है, वर्टिकल फील्ड भी इसकी प्लेन में है, टोटल फील्ड भी इसकी प्लेन में है। तो डिप सर्कल या कंपास की नीडल रिएक्ट करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्लेन में है, ना कि इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह इंक्लाइन कर लेगी, यहाँ पे एक वर्टिकली प्लम लाइन लगा के एंगल मेजर कर लेंगे, एंगल ऑफ डिप आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ इस वर्टिकल एक्सिस के बाद इसको 90 डिग्री से घुमा लेंगे,
तो नीडल चल जाएगी। तो कहने का मतलब है जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ ये नीडल नीचे जाती है, जैसे 90 डिग्री ले आऊंगा नीडल बिल्कुल नीचे चल जाएगी। तो मेजर्ड एंगल ऑफ डिप 0 आ जाएगा। तो मेजर्ड एंगल ऑफ डिप 0 आ जाएगा। तो मैं इसको 90 डिग्री से घुमाऊंगा तो डिप सर्कल सही मेजर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है इसको जब ऐसे करके घुमाऊंगा हर प्लेन में डिप एंगल सही नहीं आएगा। इसको 90 डिग्री से घुमाऊंगा तो 0 क्यों आएगा? इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे इस प्लेन में वर्टिकल फील्ड ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे, डिप सर्कल को घुमाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल फील्ड डिप सर्कल के परपेंडिकुलर आ जाएगी, डिप सर्कल के परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं if dip circle is vertical, if dip circle is in vertical plane and BH horizontal component of magnetic field is perpendicular to plane of dip circle। तो बेटा डिप सर्कल अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों डिप सर्कल के प्लेन में आएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिप सर्कल के प्लेन में आएगा। तो डिप सर्कल में जो पिन होगी, कंपास की नीडल होगी, वो फील्ड के अलोंग अलाइन कर देगी। अगर डिप सर्कल को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, अगर डिप सर्कल को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो यहाँ पे देखते हैं ये डिप सर्कल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड है। अगर डिप सर्कल को 90 से घुमा दिया जाए यानी कि डिप सर्कल ऐसे आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट फील्ड तो डिप सर्कल के प्लेन में रहेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये देखिएगा इफ डिप सर्कल इज इन वर्टिकल प्लेन एंड BH इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ डिप सर्कल। ये डिप सर्कल है, ये डिप सर्कल है। तो बेटा ये 90 डिग्री से घुमाया था तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आ जाएगा ऐसे, और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आ जाएगा? तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ये रिएक्ट नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ये रिएक्ट नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ये रिएक्ट नहीं करेगी नीडल। तो ये नीडल कैसे जाएगी? तो बेटा ये नीडल कैसे हो जाएगी? बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब हम मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे निकालते हैं? इसका मतलब हम मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपास या डिप सर्कल को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, धागे के साथ अलाइन करके, फिर उसे 90 से घुमाते हैं। एक जगह पे जो नीडल होती है बिल्कुल नीचे पॉइंट करती है, तो जैसे घुमाना शुरू करते हैं ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। तो जब नीडल बिल्कुल नीचे की तरफ है, यहाँ पे नीडल बिल्कुल नीचे की तरफ है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है। तो हम मैग्नेटिक मेरिडियन निकालते कैसे? तो हम मैग्नेटिक मेरिडियन निकालते कैसे हैं? किसी भी डिप सर्कल को हम ऐसे रखते हैं, उसको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर घुमाते हैं जब तक नीडल वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट ना करे, फिर उसको घुमाना शुरू करते हैं, नीडल ऊपर जाना शुरू करेगी, नीडल ऊपर जाना शुरू करेगी। जब इसको 90 से घुमा देंगे, जब इसको 90 से घुमा देंगे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल की वजह से ऊपर जाएगी, वर्टिकल की वजह से नीचे जाएगी, तो बीच में कहीं चल जाएगी। तो इसको 90 से घुमाएंगे तो मेजर्ड एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम आएगा। तो हम देखते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन if the dip circle is rotated by 90 degree about vertical axis, it measures angle of dip, it measures angle of dip from this position। तो बेटा यहाँ से अगर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो इसका मतलब डिप सर्कल को हम वर्टिकल रखेंगे, वर्टिकल डायमेट्रिक एक्सिस को घुमाते रहेंगे। एक टाइम पे नीडल बिल्कुल नीचे पॉइंट करेगी। कब नीचे पॉइंट करेगी? अगर डिप सर्कल ऐसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल तो नीचे रहेगा, ये वर्टिकल प्लेन में है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो प्लेन में आएगा, कैसे भी घुमाओ उसको। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आ गया तो इफेक्ट डालेगा, नीडल ऐसे आ जाएगी। तो ये प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर। तो इसको 90 से घुमाएंगे इसके बाद, तो बेटा हॉरिजॉन्टल इसको 90 से घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ऐसे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। A dip circle is placed, तो हम एंगल मेजर कैसे करते हैं? अब वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। डिप सर्कल से
हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इफ दिस सर्कल इज प्लेस्ड, दिस सर्कल measures measures apparent angle of dip, apparent angle of dip. A dip circle measures apparent angle of dip. A dip circle measures apparent angle of dip as phi 1 in one vertical plane. In one vertical plane. If it is rotated about a vertical axis by 90 degree, it measures a dip angle of phi. Find actual dip angle. Find actual dip angle. तो बेटा डिप एंगल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिप सर्कल को 90 डिग्री रख देते हैं, जर्नी की वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आया होगा, जर्नी की वो मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो तो हमें चेक करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टिकल प्लेन में डाल देते हैं, एंगल ऑफ डिप नाप लेते हैं, वो सही एंगल नहीं होगा, फिर उसको 90 डिग्री से घुमाते हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, फिर दूसरा एंगल ऑफ डिप नापते हैं, वो भी सही नहीं होगा। एंगल ऑफ डिप कब सही आएगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, तो वो तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो हम ढूंढते नहीं। हम डिप सर्कल को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, डिप एंगल मेजर करते हैं, गलत होगा, अपरेंट बोलते हैं, फिर उसको 90 डिग्री से घुमाते हैं वर्टिकल एक्सिस को, फिर दूसरा डिप एंगल मेजर करते हैं, यहां से हम एक्चुअल एंगल ऑफ डिप मेजर कर सकते हैं। तो यहां से हम देखते हैं, तो बेटा हम टॉप व्यू देखते हैं, हम यहां से टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू अगर देखेंगे तो बेटा ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम टॉप व्यू से देखते हैं, हम टॉप व्यू से देखते हैं, तो बेटा ये आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी प्लेन होगी, द प्लेन व्हिच कंटेन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट अंदर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ से है, तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेटा ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर डिप सर्किल को हमने ऐसे रख दिया, अगर डिप सर्किल को हमने ऐसे रख दिया एट एन एंगल अल्फा, अगर डिप सर्किल को हमने, बेटा डिप सर्किल ऐसे था, डिप सर्किल को ऐसे रोटेट कर दिया, डिप सर्किल को ऐसे रोटेट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बेटा देखना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक ही डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटीज बहुत होती हैं प्रोजेक्टेड को जब शूट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, हॉरिजॉन्टल बहुत सारी होती है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड यहाँ पे है और वर्टिकल यहाँ पे है। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कंपोनेंट्स लेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कंपोनेंट्स लेते हैं, ये आ जाएगा, ये डिप सर्किल को हमने ऐसे रखा है, डिप सर्किल को हमने ऐसे रखा है, डिप सर्किल को ऐसे रखा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, इस साइड में कितना आ जाएगा BH cos अल्फा, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा BH sin अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड कितनी आ जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड कैसे आ जाएगी अंदर की तरफ। तो अगर ये इस तरह से है तो हम डिप सर्किल को देखते हैं, डिप सर्किल को देखते हैं, डिप सर्किल के प्लेन में, डिप सर्किल के प्लेन में, तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड ऐसे आएगा B into B, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा BH into cos अल्फा, BH into cos अल्फा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट डिप सर्किल के परपेंडिकुलर है, ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, हमने इस प्लेन में जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल करती है, इसमें डिप सर्किल को रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट वर्टिकल तो डिप सर्किल के प्लेन में आएगा, ये वाला डिप सर्किल के प्लेन से एंगल बनाएगा, तो डिप सर्किल के प्लेन में लेंगे BH cos अल्फा, डिप सर्किल के परपेंडिकुलर लेंगे BH sin अल्फा। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डिप सर्कल लेते हैं बेटा, ये BH cos अल्फा, ये BB, ये आएगा एंगल phi 1। तो निडल ऐसे लाइन करेगी,
तो निडल ऐसे अलाइन करेगी, निडल ऐसे अलाइन करेगी, तो ये अपरेंट एंगल, तो ये tan ऑफ फाई 1 कितना आएगा बी एच, तो ये tan ऑफ फाई 1 कितना आएगा बी एच कॉस अल्फा बाय बीवी, ये कितना आएगा बी एच कॉस अल्फा बाय बीवी। तो ये पोजीशन 1, तो ये आएगा पोजीशन 1 के लिए। अभी 90 डिग्री से घुमाएंगे तो उस साइड आ जाएगा, कितना एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा, तो कितना एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखना है, ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो डिप सर्कल को ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सब अलाइन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या कर दिया, डिप सर्कल को ऐसे रख के किसी भी पोजीशन पे है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पे है, अल्फा हमें पता नहीं है, तो इस पोजीशन में डिप एंगल क्या आएगा। तो बेटा हॉरिजॉन्टल के दो कंपोनेंट्स लेंगे इन द प्लेन ऑफ डिप सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिप सर्कल, तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो अपने फ्रेम में ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, तो डिप सर्कल का निडल कैसे अलाइन करेगी फाई 1। तो अब देखते हैं पोजीशन 2, पोजीशन 2 बेटा यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वर्टिकल है ऐसे, हमने डिनोट किया है। तो इस प्लेन को अब हम क्या करते हैं, डिप सर्कल को यहां से यहां तक घुमा देते हैं, ये आएगा डिप सर्कल, ये आ जाएगा डिप सर्कल। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, इस साइड में अल्फा था, 90 से वर्टिकल एक्सिस है घुमा दिया, तो इसको 90 से घुमाया। तो अब देखते हैं ये डिप सर्कल की प्लेन है, ये कंपोनेंट है BH, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा BH, बेटा एंगल आ जाएगा अल्फा BH cos अल्फा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा BH sin अल्फा। तो इसका मतलब डिप सर्कल की बेटा ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कितना आएगा BH sin अल्फा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा डिप सर्कल में, डिप सर्कल के प्लेन में। तो ये डिप सर्कल ऐसे है तो BH cos अल्फा कोई फर्क नहीं डालेगा, ये डिप सर्कल के परपेंडिकुलर है, तो BH sin अल्फा और BV। इसका मतलब डिप सर्कल की नीडल कैसे हो जाएगी ऐसे। तो दूसरा डिप एंगल कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा tan फाई 2 कितना आएगा BV बाय BH sin अल्फा, BV बाय BH sin अल्फा। यहाँ पे शायद गलत लिख दिया है, tan फाई 1 आएगा, tan फाई 1 आएगा, tan फाई 1 आएगा BV बाय BH cos अल्फा। तो बेटा एक काम करते हैं, अल्फा तो अननोन लिया था, एक साइड में डिप एंगल आ रहा है फाई 1, एक साइड में डिप एंगल आ रहा है फाई 2, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2, cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2 कितना आ जाएगा BH स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस BH स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय BV स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा BH बाय BV का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिप सर्कल में बेटा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा BH ऐसे और BV ऐसे, ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा एंगल ऑफ डिप, तो tan ऑफ फाई, तो tan ऑफ फाई कितना होगा BV बाय BH, cot फाई कितना होगा BH बाय B फाई, तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू cot स्क्वायर फाई। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसी पे डिप एंगल पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनेशन लगानी है, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन उसको छोड़ देना है, मैग्नेटिक मेरिडियन को देखना है। डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना होता है, ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम किसी भी एंगल पे रखते हैं, डिप एंगल मेजर करते हैं, 90 डिग्री से घुमाते हैं, डिप एंगल मेजर करते हैं। तो एक्चुअल डिप एंगल जो आएगा cot स्क्वायर फाई, वो आएगा cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2। ये एक्सपेरिमेंट है, इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो बेटा डिप एंगल पे ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ये पूछ लेंगे वर्टिकल प्लेन में रखा था, ये डिप एंगल था, अल्फा से घुमा दिया, डिप एंगल कितना हो जाएगा, डिप एंगल कितना हो जाएगा। तो अब आप ये करने के बाद वो सारे कर सकते हैं। तो बेटा अब अगला है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, अगला है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। हमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स स्टडी करने हैं, हमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स स्टडी करने हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं समझा दूंगा बेटा, नोट्स के लिए 2 पेज ही हैं, तो आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी की बुक से, पर प्रॉब्लम ये है वो पढ़ के समझ में नहीं आते। तो मैं भी एक काम करता हूँ, अगर मैं वही बोलना शुरू करूँगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट वो सारे नोट्स 2 पेज के लिखाना टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करना शुरू करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो बेटा पूरी मैक्सिमम पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक्स में इन जनरल नहीं दिए होते, क्योंकि ये बुक्स में इन जनरल नहीं दिए होते, तो बेटा हमें 2 चीजें नोट करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें नोट करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में कुछ डिफरेंस देखने हैं। नोट डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा 2 चीजें देखनी है, नोट डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा यहाँ पे चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहती है, इस तरह से रहती है। यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं, ये लेते हैं साउथ पोल और ये लेते हैं नॉर्थ पोल, ये लेते हैं नॉर्थ पोल। यहाँ पे मैग्नेटिक रहती है ऐसे, बेटे नेगेटिव पोल होता है और ये पॉजिटिव पोल होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है ऐसे, तो ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखते हैं इसकी यूटिलिटी कहाँ पड़ेगी, इसकी यूटिलिटी कहाँ पड़ेगी। तो बेटा मैग्नेटिज्म पढ़ने के पहले हमें 2-4 चीजें देखनी है, कुछ डेफिनेशंस देखनी है जो एकदम माइंड में बिठानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल डालते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल डालते हैं जिसका डाइपोलमेंट नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई एटम्स का मटेरियल डालते हैं जिसका कोई डाइपोलमेंट नहीं है, ऐसे एटम्स को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिनके एटम का कोई डाइपोलमेंट नहीं होता है। तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते ही एक प्लस चार्ज इंड्यूस होता है, एक नेगेटिव होता है, डाइपोलमेंट बनता है। तो किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। क्यों? उसके पीछे सिंपल रीजन है, उसके पीछे सिंपल रीजन है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है +q, इस पे चार्ज है -q। यहाँ पे हमने ये मटेरियल डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरह से आएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरह से आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आएगा बेटा ऊपर। तो एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है। मैग्नेटिज्म में एक बार ऐसा होगा, एक बार नहीं होगा। और दूसरी चीज है तो हम 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। हम 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोई भी डाइपोलमेंट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक डालते ही, इलेक्ट्रिक में डालते ही डाइपोलमेंट क्रिएट होता है। और डाइपोलमेंट किस डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे, मैग्नेटिक की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। बट दोनों केस में कुछ चीजें अलग होती हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, बेटा सॉलिड सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रिक को बढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि एटम सारे फिक्स्ड होते हैं, तो डाइपोलमेंट इस साइड अलाइन होना शुरू करेंगे। तो अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हर एटम के डाइपोलमेंट होते हैं, हर एटम के परमानेंट डाइपोलमेंट होते हैं। तो उसको अगर इलेक्ट्रिक में डालेंगे तो डाइपोल पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक के अलोंग अलाइन करेंगे। तो अगर सारे डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक के अलोंग अलाइन करेंगे तो नेट डाइपोलमेंट बढ़ेगा।
तो इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक बढ़ाऊंगा, डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू करेंगे। डाइपोल अगर अलाइन करेंगे, सिस्टम का डेवलपमेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक ज्यादा कम होगी। ये इलेक्ट्रिक बढ़ा रहा हूँ, बट डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक कम होगी क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में आती है। डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक रिवर्स डायरेक्शन में आती है। बट यहाँ पे काम करते हैं, अगर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स है, अगर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स है, अगर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो सारे मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करती है, क्योंकि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, दिस इंप्लाइज तो this implies if a material with permanent electric dipole moment is placed in, if a material with atoms of permanent electric dipole moment is placed in external electric field, the electric field because of dipoles is in opposite direction of applied electric field. The electric field of electric dipoles opposes applied इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी एटम्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, सबके डेवलपमेंट है, वो सारे इलेक्ट्रिक के अलॉन्ग अलाइन होने की कोशिश करेंगे। अगर अलाइन नहीं होंगे टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रिक को बढ़ाएंगे वो फिर अलाइन होंगे। सारे चैप्टर की यही कहानी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइन होने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और इलेक्ट्रिक बढ़ाएंगे, तो सारे एटम्स इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो रोटेट करने में दिक्कत आती है, गैस के मॉलिक्यूल से एकदम रोटेट कर लेंगे, लिक्विड के रोटेट कर लेंगे, बट सॉलिड के एटम को रोटेट करने में टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत रिजिडली बाउंड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक बढ़ाते रहेंगे, सारे एटॉमिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये तो एक्सियल इलेक्ट्रिक बढ़ा रहे हैं, बट डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक उल्टी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि अप्लाइड को अपोज करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक कैसे नेगेटिव पॉजिटिव, बट मैग्नेटिज्म में उल्टा होता है, अगर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक डाइपोलमेंट है, बहुत सारे एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक डाइपोलमेंट है, उस मेटेरियल को उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए, तो सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सॉलिड है, हर एटम का डाइपोलमेंट है मैग्नेटिक, तो बेटा सॉलिड के एटम्स जल्दी रोटेट नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर को कम करेंगे, रैंडमाइजेशन कम होगी और मैग्नेटिक को बढ़ाएंगे। सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक बढ़ाएंगे, एक टाइम पे आके सारे डाइपोल्स अलाइन होते हैं। जब सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, उस टाइम पे डाइपोल्स की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल्स, इट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नोट करते हैं, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, but in case of material having permanent magnetic dipole placed in वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। वेरी हाई क्यों बोल रहा हूं बेटा, सारे अलाइन हो चुके होंगे, सारे अलाइन हो चुके होंगे। इन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, इन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, इन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल्स
align along external magnetic field, align along external magnetic field, and also magnetic field of dipoles and external magnetic field and external magnetic field are in same direction, तो इसका मतलब क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड में मटेरियल डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा मटेरियल डालें, अब यहाँ पे तो जिनके परमानेंट मैग्नेटिक डायपोलमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम होती है, उसके इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट हो या ना हो। किसी भी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, किसी भी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होती है। बट किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालें, दोनों चीजें पॉसिबल होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम भी हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी सकती है। तो हमने वो केस लिया है जिसमें बढ़ रही है। कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके हर एटम का एक डायपोलमेंट है, एक डायपोलमेंट पहले से है, परमानेंट डायपोलमेंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लिक्विड सब्सटेंस हो गैस हो तो एकदम अलाइन कर जाएंगे। अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो जो एटॉमिक डायपोल्स है मैग्नेटिक को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे। इसलिए लिखा हुआ है वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक को बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद सारे अलाइन हो जाएंगे। तो सारे डायपोल्स किसके साथ अलाइन हो जाएंगे? मैग्नेटिक के साथ। गैस है तो लिक्विड है, एकदम हो जाएंगे। तो अलाइन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे नोट करते हैं, इफ एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड कैन डिक्रीज और इंक्रीज। तो देखते हैं किस केस में डिक्रीज होगी, किस केस में इंक्रीज होगी। तो बेटा उसके बेसिस पे हम तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं, डायमैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स। तो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है तो हम यहाँ पे लिखते हैं whenever a material, तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ। बेटा इसके बाद एक डेरिवेशन है वो करवाऊंगा, बाकी सारी थ्योरेटिकल चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बेटा डायमैग्नेटिक्स की थ्योरी बुक पढ़ के समझ नहीं आएगी, डायमैग्नेटिक्स की थ्योरी बुक पढ़ के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 3-4 बुक्स पढ़ोगे डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों होती है, ये समझ में नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती क्यों है वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, वो मैंने एक बार करा दिए। अब किसी भी बुक को पढ़ोगे, किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। कम क्यों होती है ये समझना बहुत मुश्किल काम है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बढ़ती क्यों है ये बहुत इजी है। तो whenever a substance is placed in whenever a substance is placed in magnetic field, whenever a substance, तो बेटा इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं साथ में करता जाता हूँ। whenever a substance is placed in magnetic field, either the magnetic field
डिक्रीजेस। तो ये सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड slightly increases, magnetic field slightly increases, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक फील्ड increases by a very large value। इनको हम बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसा क्यों होता है, लेते हैं। बट इस स्टेटमेंट में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार देखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार देखते हैं। फिर मैं कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक चार्ज क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखूं तो बेटा ये लाइंस दूर चल जाएंगी, लाइंस रिपेल करेंगी, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ये चार्ज माइनस के रखता हूँ, ये लाइन नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, लाइंस क्लोजर पार्ट आ रही है। तो व्हेन द लाइंस आर कमिंग क्लोजर पार्ट, इट इंप्लाइज अट्रैक्शन, इट इंप्लाइज अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे प्लस क्यू रख रहा हूँ, ये लाइन तो यहाँ पे रहेगी, ये दूर चली जाएगी, तो इनके बीच में, तो अगर किसी भी वजह से अगर लाइंस ऑफ सेपरेशन के बीच में सेपरेशन बढ़ रही है, इंप्लाइज लाइंस ऑफ बीच फोर्स के बीच में सेपरेशन बढ़ रही है, इंप्लाइज रिपल्शन। लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में सेपरेशन कम हो रही है, इंप्लाइज अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, नोट if separation between lines of force increase also implies attraction, also implies, तो बेटा लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन कम हो रही है, लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन कम हो रही है, implies repulsion, increases implies repulsion, implies। तो बेटा लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फील्ड कम हो रही है। इसका दूसरा इंप्लीकेशन है रिपल्शन हो रही है। इफ separation of lines of forces decreases, इसका मतलब फील्ड बढ़ रही है, सेपरेशन कम हो रही है का मतलब फील्ड बढ़ रही है, या दूसरा मतलब है implies attraction। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड पे डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी कम होती है, या हल्की सी बढ़ती है, या बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर वो हल्की सी कम हो उस मटेरियल को डायमैग्नेटिक बोलते हैं, हल्की सी बढ़े उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़े उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज यूनिफॉर्म magnetic field B naught in space. Now, three materials are placed in field B naught. Picture of magnetic lines of forces is as shown। मैग्नेटिक लाइंस की पिक्चर इस तरह से दिखाई गई है
शुरू में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस तरह से है, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस तरह से है, एक मटेरियल रख दिया गया है, एक मटेरियल रख दिया गया है, कोई भी एक मटेरियल रख दिया गया है, यहाँ पे लाइंस के बीच में बेटा ये लाइंस इस तरह से दिखाई जा रही है, ये लाइंस इस तरह से दिखाई जा रही है, ये लाइंस इस तरह से दिखाई जा रही है, मटेरियल 1। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है मटेरियल 1 में फील्ड कम हो रही है, मटेरियल 1 में फील्ड कम हो रही है, ये मटेरियल 2 है, ये मटेरियल 2 है। यहाँ पे लाइंस हल्की सी ऐसे बेंड कर रही है, यहाँ पे लाइंस हल्की सी ऐसे बेंड कर रही है, ये लाइंस हल्की सी ऐसे बेंड कर रही है। दिस इज मटेरियल 2। मटेरियल 3, मटेरियल 3 में बेटा बहुत ज्यादा लाइंस आ गई अंदर, बहुत ज्यादा लाइंस आ गई, बहुत ज्यादा उत्ते में लाइंस आ गई। ये है मटेरियल 3, ये है मटेरियल 3। तो ये कौन कौन से मटेरियल्स हैं, ये कौन कौन से मटेरियल हैं? तो मटेरियल 1 डायमैग्नेटिक है, फील्ड हल्की सी कम हुई। मटेरियल 2 बेटा यहाँ पे लाइंस को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ी कम लाइन सिखाता हूँ। तो मटेरियल 2 पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल होगा? डायमैग्नेटिक। ये कौन सा मटेरियल होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये कौन सा मटेरियल होगा? पैरामैग्नेटिक। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, लाइंस ऑफ फोर्स की पिक्चर से आइडेंटिफाई करो कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा फेरो है, कौन सा डाई है। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, कभी भी कोई मटेरियल डाला, इसमें फील्ड कम हुई, इसमें फील्ड कम हुई, इसका मतलब जिसकी वजह से भी फील्ड हो रही है बेटा रिपल्शन हो रही है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है बेटा, लाइंस पास में आई है, इंप्लाइज अट्रैक्शन। तो दिस पैरामैग्नेट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई है, फेरोमैग्नेट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये भी लिखेंगे। तो इस पे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा इसको नोट्स पे लिख लेते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। तो बेटा जितने क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, बुक्स में नहीं दिए हुए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बेटा ये जो नोट ऊपर लिखा हुआ है, ये जो नोट ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब the magnets are weakly repelled by magnetic field। तो बेटा रिपल्शन होती है तो लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन होती है लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। पैरामैग्नेटिक्स are weakly attracted by magnetic field। Ferromagnets are strongly attracted by magnetic field। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की पिक्चर से एकदम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स की पिक्चर से एकदम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा था लाइंस बोर्ड की पिक्चर बहुत स्ट्रांग होती है, देखते हैं बता सकते हैं क्या होगा। तो बेटा अब मुझे हल्का सा एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों होती है। तो मेरी बात को सुनना, मैं थोड़ा EMI पे जा, थोड़ा सा EMI पे जा। बेटा एक लूप है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक लूप है कंडक्टिंग लूप। तो डायमैग्नेटिक समझने के लिए एक मेरे पास कंडक्टिंग लूप पड़ी है, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, ध्यान से सुनना इस बात, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो बेटा इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा तो डेवलपमेंट बनेगा। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रखी हुई है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूंगा तो इसमें करंट आएगा,
वो करंट इस तरह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करूंगा तो करंट जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो भी इंड्यूस करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं इसलिए बोल समझ में क्यों नहीं आता है, इसलिए बोल रहा था समझ में क्यों नहीं आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, या ऐसे करके मैं इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वो, बेटा ये कोई भी करंट कैरिंग लूप, ये कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है, ये कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है। तो डायनेमिक्स को समझने के लिए ये कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है, ये कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके बी तक, मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके बी तक। तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस लूप पे एक रेजिस्टेंस होगा, तो बेटा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गई तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया है 0 से लेके बी तक, 0 से लेके बी तक। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ रहा है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी ईएमएफ प्रोड्यूस होना 0 हो जाएगी। तो अब करंट को क्या होगा, तो बेटा करंट तो प्रोड्यूस हो गया है। अब ये एलआर सर्किट है, तो करंट धीरे धीरे करके डिके करेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ हट गया, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ हट गया, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ हट गया। बट अगर ये सुपर कंडक्टिंग लूप होती, रेजिस्टेंस 0 होता, तो बेटा इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहती, हीट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट प्रोड्यूस नहीं होती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो इन जनरल जब भी कोई कंडक्टिंग लूप्स होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया जाए, तो जब तक स्विच ऑन होता है करंट प्रोड्यूस होता है, उन कंडक्टिंग लूप्स की रेजिस्टेंस होती है। तो जैसे ही फील्ड ने चेंज होना बंद किया, सोर्स ऑफ ईएमएफ 0 हो जाएगा, तो ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, उसके बाद डिके करेगा, वो टाइम पर करंट 0 हो जाएगा। बट अगर ये सुपर कंडक्टिंग लूप है तो रेजिस्टेंस 0 है, डिके नहीं होगा, उसमें करंट रहेगा, उसमें करंट रहेगा। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, अब देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है। तो बेटा अगर ये पॉइंट क्लियर है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई भी एक लूप है कंडक्टिंग, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज को अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करता हूँ तो एक करंट इंड्यूस होगा, वो बढ़ने को अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी कि डायपोल में किस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि डायपोल किस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट हो गई तो ईएमएफ हो जाएगा 0, उसके बाद करंट डिके करना शुरू करेगा। बट अगर ये लूप सुपर कंडक्टिंग होती तो करंट वैसे ही रहता। अब मैग्नेटिक फील्ड को कुछ भी करते रहो, अगर सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद सेम रहे, चेंज करेगी तो फिर से फर्क पड़ेगा, चेंज करेगी तो फिर से फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बेटा, जब भी किसी सब्सटेंस में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे रोटेट कर रहा है, एक ऐसे रोटेट कर रहा है, दोनों के डायपोलमेंट कैसे करते हैं, दोनों के डायपोलमेंट कैसे करते हैं। तो जितने भी एटम्स हैं, अगर हर एटम में का नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। मेरी बात को ध्यान से सुनना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो बेटा हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे, हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। डायमैग्नेटिक metals. If net magnetic dipole moment of each atom is 0 in isolated state, such atoms, such materials are डायमैग्नेटिक। बेटा बीच में एक नोट डाल रहा हूँ, ऑल मटेरियल्स शो डायमैग्नेटिज्म, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नोट ऑल मटेरियल्स, बेटा ये एक पहले हिंट डाल दो ताकि बच्चों को ये ना लगे कि डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नोट ऑल मटेरियल्स शो डायमैग्नेटिज्म, शो
तो बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन अलग है, बट सारे मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। हम हर मटेरियल को डायमैग्नेटिक नहीं बोलते, हम हर मटेरियल को डायमैग्नेटिक नहीं बोलते, बट हर मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करता है। मेरे कहने का मतलब ये। तो बेटा मैंने क्या लिखा है, इफ नेट magnetic development of each atom is zero in isolated state, such materials are called diamagnetic. तो बेटा सारे मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं होते, बट सारे मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। डायमैग्नेटिज्म क्या है? तो बेटा काम करते हैं, if such materials are brought in magnetic field, if such materials are brought in a magnetic field or magnetic field is switched on. बेटा स्विच ऑन, मैग्नेटिक फील्ड को 0 से b तक किया और कांस्टेंट कर दिया, तो इनमें डायपोलमेंट्स इंड्यूस हो जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉनिक पास तो है, इनमें डायपोलमेंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डायपोलमेंट्स विल गेट इंड्यूस्ड। और वो डायपोलमेंट कैसे आएंगे? इन सच ए केस ड्यू टू change in magnetic flux, due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux, due to electronic बेटा बीच में लिख देता हूं, मैग्नेटिक dipoles are induced। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स आएंगे, तो ये करंट्स कौन से स्केल में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्केल में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो लूप्स हैं, जो पास हैं, क्योंकि वो परमिसिबल पास हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करना शुरू करेंगे। इसकी वजह से पहले तो कैंसिल हो रहा था, पहले तो हम क्या लेते हैं, कोई भी तो आइटम है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट है, बट कैंसिल कर जाएगा। इसको जो मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, मैग्नेटिक इंक्रीज करेंगे, इंड्यूस करंट आएगा, वो इंड्यूस करंट भी इन्हीं लूप में आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक डायपोलमेंट्स कैसे क्रिएट होंगे? तो एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक डायपोलमेंट्स कैसे क्रिएट होंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन आएगी इस सेंस में आएगी। क्यों? अगर ये इस सेंस में आएगी, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन इस सेंस में आएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की रोटेशन इस सेंस में आएगी, पॉजिटिव चार्ज की रोटेशन इस सेंस में आएगी, यानी कि करंट ऐसे इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो। तो इसका मतलब जो डायपोलमेंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉनिक आर इंड्यूस्ड such that these dipole moments are induced, electronic magnetic dipole moments are induced in direction opposite to applied magnetic field। तो इसका मतलब अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएंगे, ये जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्रिएट होंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि इनका जो करंट होगा, फील्ड बढ़ रही है उसको डिक्रीज करेगा। तो बेटा यहाँ पे ये करंट ऐसे होना चाहिए, ये करंट ऐसे होना चाहिए, फील्ड ऐसे, इनका करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। बेटा आपने मैग्नेटिक को इंक्रीज किया, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, तो ये करंट किसमें इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्कल्स में। तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूमेगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसको अप कर लेना। बट जब फील्ड कांस्टेंट हो गई है, तो ये करंट चला जाना चाहिए ना। जब फील्ड कांस्टेंट हो गई है, तो ये करंट चला जाना चाहिए, करंट कुछ टाइम बाद ये जीरो हो जाना चाहिए, करंट कुछ टाइम बाद जीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट्स में घूमता है, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वो आयंस के साथ टकराता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स
सुपर कंडक्टिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट सुपर कंडक्टिंग होती है, उसमें एक बार करंट इंड्यूस हो गया तो अगर फील्ड सेम रखते हो वो करंट हमेशा रहेगा। तो मेरी बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स में रेजिस्टेंस नहीं होता है। दिस करंट once induced will always remain as such till the field is further changed। तो यहाँ पे हमें नोट करना है, यहाँ पे हमें नोट करना है, यहाँ पे हमें नोट करना है, because electrons in orbit face no resistance, because electrons in orbits face no resistance, current once generated remains same till external magnetic field is changed, till external magnetic field is changed, till external magnetic field is changed। तो इसका मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी देर इंक्रीज करती है उतने में ये डाइपोल्स इंड्यूस होंगे, बट डाइपोल मेंटेन रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देंगे, फर्दर इंडक्शन नहीं होगी क्योंकि करंट जीरो नहीं होने वाला यहाँ पे, तो डाइपोलमेंट। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जिस कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंस लॉ। तो बुक्स में लिखते हैं लेंस लॉ, को बच्चों को समझ में नहीं आता लेंस लॉ का मतलब क्या है, क्योंकि लेंस लॉ से तो सोर्स वेव हटा लिया, करंट जीरो हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा, तो डाइपोलमेंट ऐसे आएंगे। तो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन में होंगे तो इलेक्ट्रिक कम होगी, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, हेंस सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। क्यों? क्लियर है? तो पैरा और फेरो के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पैरामैग्नेट्स में क्या होता है, वेकेंट डी5 ऑर्बिटल की वजह से कॉपर में जैसे एटम का डेवलपमेंट रहती है, तो जो गैसेस रहती हैं बेटा, तो जैसे कोई अगर पैरामैग्नेटिक गैस है, पैरा और फेरो के बीच में क्या रहता है बेटा, एटम के अगर वीक मैग्नेटिक डेवलपमेंट्स है, अगर एटम के वीक डेवलपमेंट्स है और दो एटम्स के बीच में गैप काफी ज्यादा है, अगर कपलिंग नहीं हो रही, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेट। अगर एटम के डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रांग है और एटम्स बहुत पास पास में है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, आसपास को अलाइन कर लेते हैं, आसपास को अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल डालते ही वो अलाइन होंगे। तो ध्यान रखना, अगर एटम्स बहुत दूर दूर है, अगर एटम्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर एटॉमिक डाइपोल्स नेबरिंग एटॉमिक डाइपोल में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो बेटा पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट के एटम्स का परमानेंट डेवलपमेंट होता है, वो मैग्नेटिक की डायरेक्शन में आएंगे और मैग्नेटिक कम होगी। अभी एटम एटम के बीच में डाइपोल मेंस के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से या वीक इंटरेक्शन है, तो इसको जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बढ़ती है। फेरोमैग्नेट्स में जो एटम्स का डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रांग होता है, आसपास इंटरेक्शन होती है, ये क्या करते हैं आसपास के मैग्नेट्स, आसपास के जो डाइपोल्स होते हैं सबको अलाइन कर लेते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा चेंज होती है, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ती है, पैरामैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी क्यों बढ़ती है, उसको हमने देख लिया, उसको हमने देख लिया। फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, वो मैं करा देता हूँ क्योंकि वो समझ में नहीं आने वाली, बाकी हिस्ट्रेसिस कब वगैरह मैं बता दूंगा। बेटा पैरामैग्नेट की थ्योरी, फिर ये डायमैग्नेट की थ्योरी, ये अब मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करोगे या मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट इंड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉनिक लूप्स में, वो डाइपोल बनेंगे। इंड्यूस्ड करंट हमेशा कॉस को अपोज करता है, तो उसके डाइपोलमेंट्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट आएंगे, उसके जो भी आएंगे मैग्नेटिक के ऑपोजिट आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे। तो जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं अगर उसके डाइपोलमेंट्स नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी कम होती है।
यहाँ पे हम कुछ टर्म्स लिखना शुरू करते हैं, नई टर्म्स लिखना शुरू करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बेटा हमें तीन नई चीजें पढ़नी है, हमें तीन नई चीजें पढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा इसको लिखते हैं H, इसको लिखते हैं H। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं B। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ ये समझने के लिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मेरे एग्जांपल लेते हैं इनका मतलब समझने के लिए। कंसीडर एन आइडियल सोलेनॉइड विद नो कोर। तो बेटा इसका मतलब देयर इज वैक्यूम इनसाइड, इसका मतलब देयर इज वैक्यूम। बेटा यहाँ पे ये मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ये करंट आई आ रहा है, ये करंट आई आ रहा है, फर्स्ट लूप सेकंड लूप, ये आएगी nth लूप, ये आएगी nth लूप। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं H0। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, करंट इन सोलेनॉइड इज गिवन बाय H0। इसकी वैल्यू होती है n इंटू आई, इसकी वैल्यू होती है n इंटू आई। तो बेटा ये जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीजें बीएससी में कराई जाती हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक इंडक्शन, वो एक्चुअली में मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड इनसाइड सोलेनॉइड। तो बेटा इनसाइड सोलेनॉइड ये बी नॉट कितना हो जाएगा, बी नॉट एन इंटू आई। यानी कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इनके बीच में रिलेशन है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट। अब ध्यान से देखना, मैंने नॉट नॉट डाला हुआ है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट की वजह से है स्पेस में। तो एच नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस। तो यहाँ पे ये दो चीजें नोट करनी है वो स्ट्रांगली, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है, नोट बी नॉट एंड एच नॉट आर इन स्पेस, नोट बी नॉट एंड एच नॉट आर इन स्पेस। कोई भी मटेरियल नहीं, कोई भी मटेरियल नहीं। अब मैं काम करता हूँ, इसमें फेरोमैग्नेट डालता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें फेरोमैग्नेट डालता हूँ, सारे डेवलपमेंट बेटा अलग अलग डायरेक्शन में है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारे चैप्टर का साफ नजर आएगा जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फेरोमैग्नेट डालते हैं, उसमें डोमेन्स होती हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होंगे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा वो सारे डेवलपमेंट मैग्नेटिक के अलाउंग अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेटिक बढ़ाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सारे डेवलपमेंट अलाइन हो जाए, तो मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो बी नॉट और एच नॉट बढ़ेगा, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बी नॉट और एच नॉट को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटाइजेशन कर रही है, ये मैग्नेटाइजेशन कर रही है का मतलब क्या है, सारे डेवलपमेंट्स को अलाइन कर रही है, तो डेवलपमेंट्स की जो फील्ड होगी वो बढ़ाएगी। तो यहाँ पे दो फील्ड आएंगी, एक तो करंट की वजह से फील्ड और एक डेवलपमेंट की वजह से फील्ड, और एक डेवलपमेंट की वजह से फील्ड। तो फील्ड ने बड़ा होना शुरू करना है, फील्ड ने बड़ा होना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखना, ये जो फील्ड है सिर्फ करंट की वजह से, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से नहीं। तो बीच में मैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे तो नेट फील्ड कितनी आएगी, एक्सटर्नल फील्ड प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ
मटेरियल प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ मटेरियल। तो अगली बार हम अगले में इसको करना शुरू करते हैं। बस इसमें एक चीज हमें और देखनी है, यूनिट ऑफ एच। यूनिट ऑफ एच, तो मैं यूनिट ऑफ एच बनाना चाह रहा हूं और एक नई चीज करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ एच। बेटा बी की वैल्यू आती है, बी की वैल्यू आती है जो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r, 2 i बाय r। जरा यूनिट्स देखते हैं बेटा, इसको क्यूब करता हूं, इसको r स्क्वायर करता हूं, तो ऊपर देखोगे i इनटू एरिया, डेवलपमेंट आएगा, ऊपर क्या आएगा डेवलपमेंट। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा डेवलपमेंट बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आ जाएगा डेवलपमेंट बाय वॉल्यूम। तो बी नॉट पे म्यू नॉट हटा दूंगा, ये कितना आ जाएगा h, ये कितना आ जाएगा h। तो h की यूनिट क्या है, डेवलपमेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ h। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ h इज सेम एज दैट ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, हमने एग्जांपल क्यों लिया था, तो यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। बेटा इस एग्जांपल को एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है H नॉट है ऐसे, और मैग्नेटिक इंडक्शन है V नॉट ऐसे। तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला हुआ। इन दोनों फील्ड्स को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स बोलेंगे, इन दोनों फील्ड्स को ओरिजिनल इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे। बेटा चलो प्लीज जाना क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक मटेरियल डाल देता हूँ जो फेरोमैग्नेटिक है, जो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेट में इस रीजन में मैग्नेटिक ऐसे होंगे, इस रीजन में 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 ऐसे होंगे। तो हर रीजन में डेवलपमेंट रहते हैं। तो जैसे ही एक करंट पे ये H नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और B नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसकी वजह से क्या होगा, सारे डाइपोल्स एक साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे, सारे डाइपोल्स एक साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे। बेबी प्लीज 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 बैठ, सारे डाइपोल्स एक साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा सारे डेवलपमेंट अलाइन करने की कोशिश करेंगे, सारे डेवलपमेंट अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिस्टम का जैसे डेवलपमेंट अलाइन कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। तो फिर बढ़ाता रहूंगा, एक टाइम पे सारे अलाइन कर देंगे, उसके बाद डेवलपमेंट अचीव नहीं आएगा। तो नेट डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट डाइपोल प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो इसका मतलब जैसे मैं H नॉट बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम का नेट डेवलपमेंट बढ़ना शुरू होगा, सिस्टम का नेट डेवलपमेंट बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ओरिजिनल प्लस ड्यू टू मैग्नेट्स आएगी, प्लस ड्यू टू मैग्नेट्स आएगी। तो बेटा इसके अंदर जो फाइनल फील्ड आएगी वो ओरिजिनल करंट की वजह से होगी, प्लस बिकॉज ऑफ डाइपोल्स, प्लस बिकॉज ऑफ डाइपोल्स। तो बेटा मैं इसको करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बेटा पूरे चैप्टर की ये मेजर थ्योरी है, पूरे चैप्टर की मेजर थ्योरी है, बुक में पढ़ने से जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इस पोर्शन को वीडियो में एक दो बार देख लें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, इनको समझने के लिए सबसे बढ़िया एक काम है, ये जो बोल रहा हूं इसको एक बार लिख लीजिएगा।
consider an ideal solenoid with no core, with no core, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं। तो बेटा यहाँ पे करंट ये है, ये करंट ये है, ये करंट ये है, बेटा फर्स्ट सेकंड ये लास्ट। तो यहाँ पे करंट इस तरह से है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरह से H0 and B, no core. Now, if a ferromagnetic substance is placed inside the solenoid, फिगर 2, तो बेटा अब यहाँ पे एक फेरोमैग्नेट हमने डाल दिया है, इसके अंदर हमने एक फेरोमैग्नेट डाल दिया है, इसके अंदर एक फेरोमैग्नेट डाल दिया है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक फेरोमैग्नेट डाल दिया है, तो इसका भी एक डायपोल आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर सारे डायपोल्स हैं, तो दिस फेरोमैग्नेट विल आल्सो हैव ए नेट मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस फेरोमैग्नेट, दिस ferromagnet will have net magnetic dipole moment। तो इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली है, जैसे करंट बढ़ाएंगे बेटा शुरू में इसका सारे डायपोल्स अलाइन नहीं होंगे, जैसे करंट बढ़ाएंगे ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सारे डायपोल अलाइन होंगे, जैसे सारे डायपोल अलाइन होंगे तो डायपोल मैक्सिमम आ जाएगा। उसके बाद कितना भी करंट बढ़ाते रहेंगे नेट डायपोल नहीं बढ़ने वाला। तो डायपोल कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, मैग्नेटिक बढ़ाने से बढ़ेगी बेटा, यही क्यूरीज लॉ। आगे चल के जितने भी लॉस पढ़ोगे सब में यही आएगा। तो बाकी जो भी थ्योरी आएगी ये नेट डायपोल कैसे होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमाइज होंगे तो डायपोल कम होगा, अगर मैग्नेटिक बढ़ाओगे तो अलाइन करेंगे, जैसे सारे अलाइन हो गए तो नेट डायपोल मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर कम करो या मैग्नेटिक बढ़ाओ, डायपोल नेट चेंज होने वाला। तो दिस फेरोमैग्नेट will have net magnetic dipole। तो अंदर लिखते हैं this implies net magnetic field intensity, net magnetic field intensity, net magnetic field intensity inside the solenoid with ferromagnetic with magnetic core। लिख देता हूं with magnetic core। बेटे पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक भी हो सकता है और फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर H will be equal to, बेटा जितनी फील्ड पहले थी प्लस m, H0 is magnetic field because of current, m is magnetic field, तो बेटा तो ये आएगा H0 प्लस m, ये आएगा H0 प्लस m। दिस m इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, बी नहीं लिख रहा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जब एयर थी प्लस मैग्नेट की वजह से जो फील्ड आएगी ये आएगी। सो दिस इज ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज़ ऑफ बार मैग्नेट। तो अंदर ये मैग्नेट बन गया, एक तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस m इज कॉल्ड एज, बेटा दिस इज chi into h, दिस इज chi into h नॉट। तो अब यहाँ पे देखना है ये chi into h नॉट क्यों बोल रहा हूँ, ये chi into h नॉट क्यों बोल रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला क्या है, बेटा h नॉट बढ़ाऊंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है h नॉट प्लस डायपोल मोमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस डायपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे m को डिफाइन करना है, मुझे m को डिफाइन करना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले छोटी चीज देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड
बेटा एच जितना बढ़ाएंगे डायपोल मींस अलाइन करेंगे, यानी कि डायपोल की वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। तो ये m कैसे बढ़ेगा, अगर h नॉट को बढ़ाऊंगा तो m भी बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो अब ये देखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक रहेगा, जैसे h नॉट को बढ़ाते रहूंगा सारे डायपोल्स अलाइन करते रहेंगे, सारे डायपोल्स अलाइन करते रहेंगे। तो ये m बढ़ता रहेगा क्योंकि डायपोल अलाइन कर रहे हैं, बट डायपोल अलाइन करने के बाद अगर h नॉट को बढ़ाता हूं तो नेट डायपोल नहीं बढ़ेगा, तो m बढ़ना बंद हो जाएगा। तो m बढ़ना बंद हो जाएगा, तो m is distribution to till all dipoles don't align। तो बेटा इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना, ये हमेशा ट्रू नहीं है। जब तक सारे डायपोल्स अलाइन नहीं करते तब तक प्रोपोर्शनल है, उसके बाद नहीं, उसके बाद इंडिपेंडेंट। तो बुक्स में सीधा से लिख देते हैं m is proportional to chi naught। तो बेटा इस m का फॉर्मूला होता है, इस m का फॉर्मूला होता है, इस m का फॉर्मूला होता है, तो बेटा बस इतना ही देखना है। m is magnetic field because of magnetic material, this m is magnetic field intensity। तो this m intensity of magnetization, तो intensity of magnetization की definition क्या है, intensity of magnetization is defined as magnetic field intensity due to magnetized material, due to magnetized material। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसकी यूनिट और h की यूनिट सेम है, वो हमने देख लिया है। यूनिट क्या आती है, डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछा जाता है किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में अगर डायपोलमेंट बहुत इनफाइनाइट रीजन में है तो वहां पे डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। बेटा इसलिए मैं फॉर्मूला बताया था, टू पी बाय आर क्यू, टू पी बाय आर क्यू। तो वो होता है नेट डायपोलमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा बार मैग्नेट में अगर मैग्नेटाइजेशन m है तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बेटा सब्सटेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दैट्स नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बाद हम लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड inside magnetic core of solenoid, of solenoid। तो बेटा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये आएगा जो नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ओरिजिनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस डायपोल्स की वजह से, प्लस डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायपोल्स की मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान रखना ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड है, ये क्रिएटेड है और ये टोटल है। तो अप्लाइड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, डायपोल अलाइन करेंगे, मैं बार-बार इसी बात को बोल रहा हूं, डायपोल अलाइन करेंगे, कल से इसलिए बोल रहा हूं, डायपोल अलाइन करेंगे तो ये m बढ़ना शुरू होगा क्योंकि नेट डायपोलमेंट बढ़ेगा। एक बार सारे अलाइन हो गए उसके बाद h नॉट को कितना भी बढ़ाओ m नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे m मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू chi into h नॉट, chi into h नॉट। This chi is called susceptibility. This chi is called susceptibility. Beta, this chi is called this chi is called as susceptibility. This chi is called susceptibility. ये रिलेशन कब तक है, till all dipoles don't align, till all dipoles don't align। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h की वैल्यू कितनी आएगी, h नॉट प्लस chi into h नॉट।
तो बेटा ये रिलेशन हमेशा वैलिड नहीं है, जब तक सारे डाइपोल्स अलाइन नहीं होते तब तक वैलिड है, डाइपोल्स अलाइन होने के बाद वैलिड नहीं है, हिस्टैरिसीस कर्व नहीं तो सामने नहीं आएगा। आगे चलते, तो बेटा इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, H0 1 प्लस काई, H0 1 प्लस काई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो बेटा यहाँ पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इन सोलनॉइड विथ मैग्नेटिक कोर, विथ मैग्नेटिक कोर। बेटा बी कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू एच, बी कितना आएगा, बी कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू एच, बी कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू एच, तो आएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच, 1 प्लस काई इंटू एच नॉट। तो ध्यान रखना ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी जो करंट की वजह से, अगर कोर नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती, म्यू नॉट एच नॉट, अगर कोर डाल दी तो कितनी आएगी, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। तो ये हो जाएगा बेटा दिस म्यू नॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज, तो बेटा इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability of free space, permeability of free space, mu r, ये कितना आएगा 1 प्लस susceptibility, this is called relative permeability, this is called relative permeability of magnetic substance, this is called, और बेटा B को हम लिखते हैं जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है म्यू इंटू एच नॉट, जरा ध्यान रखना म्यू इंटू एच नहीं होता है, म्यू इंटू एच नॉट होता है, ये बुक्स में कुछ गलत लिख देते हैं, म्यू इंटू एच नॉट होगा, म्यू इंटू एच नहीं होता है। B कितना आएगा, म्यू इंटू एच नॉट, म्यू को क्या लिखते हैं, परमेबिलिटी of medium, mu is called, this mu is called permeability of medium। इसका मतलब किसी भी जगह अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H नॉट है, वहां पे कोई भी मीडियम डाल दिया है, कोई भी मीडियम डाल दिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी म्यू है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू इंटू एच नॉट। अब ध्यान रखना ये काई डायमैग्नेटिक्स के लिए वो छोटा होता है, नेगेटिव होगा, वो छोटा होगा और नेगेटिव होगा, पैरामैग्नेटिक्स के लिए पॉजिटिव होगा और वो छोटा होगा, फेरोमैग्नेटिक्स के लिए काई बहुत ज्यादा होता है, फेरोमैग्नेटिक्स के लिए काई 1000 2000 5 6000, बेटा पैरामैग्नेटिक्स के लिए एक से भी बहुत कम वैल्यू आती है, एक से भी बहुत कम वैल्यू आती है इन जनरल। तो बेटा एक काम कीजिएगा, आज पूरा एनसीईआरटी की बुक में ये मैग्नेटिक मैट्रिक्स को पढ़ेगा, एक बार पूरी थ्योरी लगाएगा, तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, हिस्टैरिसीस बचा हुआ उससे हम स्टार्ट करके बाकी कर लेंगे। तो इस पे 2-4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, क्यूरीज लॉ, 2-4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं क्यूरीज लॉ। तो बेटा अगले को मुझे काफी टाइम लगेगा डिस्कस करने में, तो ध्यान रखना किसी भी फेरोमैग्नेट या पैरामैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमाइजेशन बढ़ेगी, नेट डेवलपमेंट कम होगा, तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी, यानी कि नेट मैग्नेटिविटी कम होगी। जैसे ही हम मैग्नेटिविटी को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को कम करेंगे, सारे अलाइन करना शुरू करेंगे, जैसे ही सारे डेवलपमेंट अलाइन हो गए, तो बेटा नेट मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी और नेट डेवलपमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके बाद एक्सटर्नल फील्ड कितनी बढ़ाते रहे, मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगी, नेट फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि हम एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं, तो नेट फील्ड कितनी होगी, एक्सटर्नल प्लस मैग्नेटाइजेशन, नेट फील्ड कितनी होगी, H कितना आएगा, H0 प्लस M। तो H जैसे बढ़ाता शुरू करोगे, H0 जैसे बढ़ा रहे हो, शुरू में H0 बढ़ रहा है, M भी बढ़ रहा है, एक टाइम बाद H0 बढ़ेगा बट M ने बढ़ना बंद हो जाना है, उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट, उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। एनसीईआरटी बुक में पूरी थ्योरी पढ़ेगा, तो इसके आगे हम कल से देखते हैं, कल थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
बेटा अगर टाइम मिलेगा कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ईजी आती है। तो इसका मतलब मैं कल ये करके पूरी प्रॉब्लम